नमस्कार दोस्तों। तो आइए ब्लड ग्रुप के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जो अगला टॉपिक है वो है ब्लड ट्रांसफ़र। तो जैसे ही मैं ब्लड ट्रांसफ़र की बात करता हूँ, इट मीन्स मेडिकल साइंस में ये बात बहुत पहले से पता है कि ज़रूरत पड़ने पर किन्हीं दो लोगों के बीच में खून की अदला बदली हो सकती है, ब्लड एक्सचेंज किया जा सकता है। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है तो उसको दूसरा खून चढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस दौरान हमें इस बात का खास ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं गलती से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ना हो जाए, एग्लूटिनेशन ना हो जाए। जैसे ही एग्लूटिनेशन हुआ तो आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगी, खून के थक्के जमना शुरू हुए, जिसको हमने मेडिकल लैंग्वेज में क्लॉटिंग एंड क्लम्पिंग ऑफ ब्लड कह के बुला दिया। तो इस चीज़ से हमको बचना है। इस नाते सबसे पहला टॉपिक ब्लड ट्रांसफ़र के केस में आता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न प्रिंसिपल। इट मीन्स आखिर वो क्या सिद्धांत होते हैं, वो क्या प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बलबूते पर हम किन्हीं दो लोगों के बीच में ब्लड ट्रांसफ़र कर पाते हैं, किसके एंटीजन देखते हैं, किसकी एंटीबॉडी देखते हैं। तो देखिए, जब हम ब्लड ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो ब्लड हमारे पास दो तरह का हो जाएगा। एक तो डोनर ब्लड हो जाएगा, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। डोनर ब्लड बहुत थोड़ा सा होता है, 1 यूनिट 2 यूनिट ब्लड आता है ऐसे, जो ब्लड स्टोरेज ब्लड बैंक में मिल जाता है। दूसरा है रिसिपिएंट ब्लड। रिसिपिएंट ब्लड वो होता है जो मतलब उस मरीज का होता है जिसको ब्लड चढ़ाना है, या उस पर्सन का होता है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। ये ज़्यादा होता है। ज़्यादा इस वजह से होता है क्योंकि एक तो उसके शरीर का ब्लड है, दूसरा जो अभी आप एक्स्ट्रा 1 यूनिट 2 यूनिट उसके शरीर में ट्रांसफ़र करोगे तो रिसिपिएंट ब्लड हर हाल में बड़ा ज़्यादा होता है। होता क्या है कि एक हमारे बॉडी में एक मिनिमम ब्लड की रेंज होती है, कम से कम इतना तो होना चाहिए। तो उससे घट करके जब कभी ब्लड नीचे जाता है तो हम कुछ एक्स्ट्रा ब्लड बाहर से डोनर ब्लड डालते हैं, ताकि कम से कम वो मिनिमम रेंज ऑब्टेन हो पाए उस व्यक्ति के शरीर में। तो कहने का मतलब ये है कि रिसिपिएंट ब्लड अधिक होता है, डोनर ब्लड बहुत थोड़ा सा होता है, 1 यूनिट 2 यूनिट। अब जैसे ही मैंने कहा कि रिसिपिएंट ब्लड अधिक होता है, जिसका मतलब रिसिपिएंट के ब्लड में एंटीजन भी अधिक होगा, एंटीबॉडी भी अधिक होगी। डोनर के ब्लड में एंटीबॉडी भी कम होगी, एंटीजन भी कम होगा। तो हम जो डोनर का ब्लड होता है उसके एंटीजन का ख्याल रखते हैं, और जो रेसिपिएंट का ब्लड है उसकी एंटीबॉडी का ख्याल रखते हैं कि कहीं रेसिपिएंट की एंटीबॉडी डोनर के ब्लड के एंटीजन को ख़त्म न कर दे। और जैसे ही डोनर की एंटीबॉडी रिसिपिएंट के एंटीजन को ख़त्म करेगी, तो ऐसा इसी वजह से होगा, ताकि ऐसा इसी वजह से हुआ होगा क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई होगी, और इस एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन को हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। तो ऐसा ना हो, इस नाते हम डोनर के ब्लड के एंटीजन का ख्याल रखते हैं और रेसिपिएंट के ब्लड की एंटीबॉडी का ख्याल रखते हैं। और जब भी हमारे शरीर में, आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के चैप्टर में पढ़ेंगे, जब भी हमारे शरीर में बाहर से कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है, कोई मान लीजिए फॉरेन पार्टिकल्स आता है, तो उसकी पहचान उसकी सरफेस पर प्रेजेंट एंटीजन की वजह से होती है। तो जो कुछ भी हमारे शरीर में बाहर से डाला जाता है उसके एंटीजन का ख्याल रखते हैं, और हमारी बॉडी के एंटीबॉडी का ख्याल रखते हैं। तो अब आपको ये बात हमेशा रिमेंबर रहेगी कि डोनर के ब्लड का एंटीजन और रेसिपिएंट के ब्लड की एंटीबॉडी कभी मैच नहीं होनी चाहिए। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि डोनर्स ब्लड एंटीजन एंड रेसिपिएंट ब्लड्स एंटीबॉडी मस्ट नॉट मैच, अदरवाइज एग्लूटिनेशन विल अकर एंड द डोनर्स ब्लड विल डिस्ट्रॉय। और जो मरीज़ की हालत होगी वो भी काफ़ी बिगड़ जाएगी अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई, खून के थक्के जमना शुरू हुए। तो हमें इस चीज़ से बचना है। इस नाते हमें डोनर के ब्लड का एंटीजन का और रेसिपिएंट के ब्लड की एंटीबॉडी का खास ख्याल रखना पड़ेगा। कई लोग इसका उल्टा भी कहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं करते कि डोनर के ब्लड की एंटीबॉडी और रेसिपिएंट के ब्लड के एंटीजन का क्यों नहीं ख्याल रखते हो? डोनर के ब्लड की एंटीबॉडी भी तो रेसिपिएंट के ब्लड के एंटीजन को ख़त्म कर देगी। तो डोनर के ब्लड की एंटीबॉडी बहुत थोड़ी सी है क्योंकि डोनर का ब्लड ही थोड़ा है। रेसिपिएंट के ब्लड के एंटीजन्स ढेर सारे हैं क्योंकि उसका ब्लड ही अधिक है। तो थोड़ी सी एंटीबॉडी ढेर सारे एंटीजन को ख़त्म नहीं कर पाएगी, और शरीर में कोई भी मैक्सिमम इफेक्ट दिखता है, एक पीक पर जब कोई इफेक्ट होता है तभी दिखता है। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है कि डोनर के ब्लड के एंटीजन को रेसिपिएंट के ब्लड की एंटीबॉडी ख़त्म कर दे, क्योंकि रेसिपिएंट के ब्लड में एंटीबॉडी ढेर सारी है, डोनर का ब्लड तो थोड़ा है, तो एंटीजन थोड़ा सा है। इस नाते हम डोनर के ब्लड का एंटीजन और रेसिपिएंट के ब्लड के एंटीबॉडी का खास ख्याल रखते हैं। ये प्रिंसिपल अब आपको हमेशा याद रहेगा। अब होता क्या है कि ये चीज़ें समझा तो मैंने दी, लेकिन अब एक चार्ट आपको बता देता हूँ, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न पॉसिबिलिटी चार्ट, जो आपको इस तरह ब्लड ट्रांसफ़र के सवालों को आसानी से सॉल्व करने में हेल्प करेगा। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें रिमेंबर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बस इस छोटे से ब्लड ट्रांसफ्यूज़न पॉसिबिलिटी चार्ट को देखेंगे तो आपके पास फाइनली ढेर सारी इन्फॉर्मेशन होगी, और उन इन्फॉर्मेशन के बेस पर आप जितने भी वैरायटी ऑफ सवाल बनते हैं आप उनको आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न पॉसिबिलिटी चार्ट होता क्या है वो आपको अभी यहाँ स्क्रीन पर दिख जाएगा। देखिए, एक तरफ तो ए ब्लड ग्रुप होगा, उसके नीचे ए बी ब्लड ग्रुप होगा, ठीक उसके लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर ओ ब्लड ग्रुप होगा, नीचे बी ब्लड ग्रुप होगा। 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, वही चारों हैं।
हालांकि वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला केस मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, वो जो 8 ब्लड ग्रुप होते हैं वो तो मैं बताऊंगा। लेकिन अभी आप इन चारों ब्लड ग्रुप को समझिए। वो जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है वो अलग कैरेक्टर होता है, वो RH एंटीजन की वजह से होता है, RH फैक्टर की वजह से होता है, वो अलग कैरेक्टर होता है, उसके जीन अलग होते हैं, उसके एलील अलग होते हैं, और वो मल्टीपल एलील का केस भी नहीं होता है। हालांकि वो बात अलग है कि ब्लड ट्रांसफ़र करने के दौरान हमें RH फैक्टर का भी ध्यान रखना पड़ता है, इस नाते हम साथ साथ में मेंशन कर देते हैं ब्लड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव एक अलग कैरेक्टर है, ब्लड ग्रुप एक अलग कैरेक्टर है। ब्लड तो 4 ही होते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव के बेस पर 8 बन जाते हैं। तो अभी आपकी स्क्रीन पर 4 हैं, एक A है, नीचे AB है, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर जो है आपके पास O होगा और नीचे B होगा। अब अगर हम सेम ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं तो कोई समस्या नहीं होने वाली है। मतलब अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, उसका ब्लड ग्रुप A है, उसको A ब्लड ला के चढ़ा रहे हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ उसका ब्लड ग्रुप B है, B ब्लड ग्रुप उसको दे रहे हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं। इस नाते एक एरो तो उसी ब्लड ग्रुप से निकल करके उसी पर घूम के चला गया होगा चारों में। तो जब हम सेम ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं तो कोई समस्या नहीं होने वाली है। आज तो यही होता है, आज जगह जगह आपको ब्लड बैंक मिल जाएंगे, ब्लड स्टोरेज मिल जाएगा। कहीं नहीं तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सदर होगा वहाँ पर तो ब्लड बैंक होता है, तो वहाँ पर आप ब्लड एक्सचेंज भी कर सकते हैं। आज प्रेफरेंस दी जाती है सेम ब्लड ग्रुप देने की, जिसका जो है उसको वही दिया जाता है, ताकि तुरंत भी एंटीजन एंटीबॉडी जैसी कोई रिएक्शन ना हो और बाद में चल के कोई एलर्जिक रिएक्शन भी ना हो शरीर में। इस नाते सेम ब्लड ट्रांसफ़र करने में दिक्कत नहीं होती। दिक्कत तब होती है जब हम किस ब्लड ग्रुप अलग अलग 2 लोगों के बीच में देते हैं, जब हम ये पॉसिबिलिटी जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ब्लड किसको दिया जा सकता है, कौन सा ब्लड किसको नहीं दिया जा सकता, तब थोड़ी समस्या होती है। और जब आप ये चार्ट देखेंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल घूम जाएगा, कितने सारे एरो कहाँ से कहाँ निकल के जा रहे होंगे। बच्चा कन्फ्यूज जाता है, ना याद कर पाएगा ना समझ पाएगा। इस नाते मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताता हूँ। देखिए, हर एक के नीचे एंटीबॉडी लिखी होगी। अगर A ब्लड ग्रुप है किसी का, मतलब उसके RBC के सरफेस पर A एंटीजन है, तो अब उसकी ब्लड का जो प्लाज्मा होगा उसमें एंटीबॉडी भी पाई जाएगी, क्योंकि रिवर्स पाया जाता है, यही कॉम्पेटेबल अरेंजमेंट होता है। अगर सेम एंटीबॉडी एंटीजन हो गए तो वही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा। नीचे आपका AB दिख रहा होगा। अगर AB ब्लड ग्रुप है मतलब RBC की सरफेस पर A एंटीजन भी है, B एंटीजन भी है, तो एंटीबॉडी इसमें कोई सी भी नहीं होगी इसके प्लाज्मा में। लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर आपको O ब्लड ग्रुप दिख रहा होगा। O ब्लड ग्रुप का मतलब RBC की सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं है, तो इसके ब्लड के प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी डाल दो। नीचे आपको उसके O के नीचे B दिख रहा होगा, मतलब RBC की सरफेस पर B एंटीजन है। जैसे ही मैंने कहा RBC की सरफेस पर B एंटीजन है, इसका मतलब उसकी जो ब्लड प्लाज्मा होगा उसमें आपका A एंटीबॉडी होगी। ये बिल्कुल रिवर्स पाया जाता है, यानी नीचे मैंने एंटीबॉडी सबके लिख रखी है, कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले हम AB पे आते हैं। AB के ब्लड ग्रुप में मैंने अभी आपसे कहा कि RBC की सरफेस पर A एंटीजन B एंटीजन दोनों होंगे, और जो उसके ब्लड का प्लाज्मा होगा उसमें एंटीबॉडी कोई सी भी नहीं होगी। तो जब इसमें एंटीबॉडी कोई है ही नहीं, तो आप इसको किसी का भी ब्लड दे दीजिए, कोई समस्या नहीं होने वाली है ना, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी ही नहीं। और जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी तो फिर खून के थक्के नहीं जमेंगे और क्लॉटिंग एंड क्लम्पिंग होने वाली नहीं है। तो इसके पास एंटीबॉडी ही नहीं है, तो इसको किसी का भी ब्लड दे दीजिए, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने की समस्या होगी ही नहीं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तब होगी जब दोनों प्रेजेंट हों। यहाँ AB के पास एंटीबॉडी है ही नहीं, तो इसको आप कोई सा भी ब्लड ग्रुप दे दीजिए, तो एक एक एरो तीनों ब्लड ग्रुप से निकाल करके AB पर ला के छोड़ दीजिए। अब अगली बात मैं करता हूँ O ब्लड ग्रुप की। तो जैसे ही मैं O ब्लड ग्रुप की बात करता हूँ तो देखिए, O दरअसल ये इंडिकेट करता है कि उसके RBC पर कोई एंटीजन नहीं है और उसके ब्लड प्लाज्मा पर दोनों एंटीबॉडी हैं, A और B है, लेकिन एंटीजन कोई सा भी नहीं है। इस नाते आप O ब्लड ग्रुप किसी को भी दे दीजिए, किसी के शरीर की एंटीबॉडीज़ का कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके पास तो एंटीजन है ही नहीं। तो यहाँ पर भी एंटीजन एंटीबॉडी होने का रिएक्शन नहीं है, कोई खतरा नहीं है। तो AB ब्लड ग्रुप कैरी करने वाले पर्सन को कोई सा भी ब्लड दे दीजिए, और जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप O हो वो अपना ब्लड किसी को भी दे सकता है। हालांकि अगले लेक्चर में बताऊंगा कि पॉजिटिव निगेटिव के संपर्क में भी हमको रेफरेंस लेकर के बता दूंगा कि वास्तव में कौन सा होता है। लेकिन अभी यही समझिए कि जो AB वाला है वो तो यूनिवर्सल रिसीवर है, और जो O वाला है वो यूनिवर्सल डोनर है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप O है वो अपना ब्लड किसी को भी दे सकता है। इस नाते पहले क्या होता था कि जब ब्लड बैंक जगह जगह नहीं होते थे, जब ब्लड स्टोरेज नहीं होता था, तो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ तो कुछ मिला चाहे ना मिला, उसको उसके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सदर से लाके O ब्लड चढ़ा देते थे। वो यूनिवर्सल डोनर है। और AB ब्लड ग्रुप किसी को भी दिया जा सकता है। इससे आपको इतना सा निष्कर्ष आप आसानी से निकाल सकते हैं कि जैसे A से एक एरो AB की तरफ आया है, इससे कई सारे निष्कर्ष निकल सकते हैं। जैसे एक निष्कर्ष मैं अभी आपको ये बता देता हूँ कि A से जो एरो AB की तरफ आया है, इट मीन्स A ब्लड ग्रुप
का व्यक्ति जो होता है वो ए ब्लड या तो सेम ग्रुप ट्रांसफ़र किया जा सकता है या अधिक से अधिक ए बी ब्लड ग्रुप वाले आदमी को दिया जा सकता है, उससे अधिक नहीं कुछ हो सकता है इसके साथ। ये रहा। और ओ का मैंने बता दिया कि ओ में जो है आपके पास कोई एंटीबॉडी दोनों हैं, एंटीजन कोई सा भी नहीं है, तो ओ ब्लड आप किसी को भी दे सकते हैं। तो जैसे ही आप, तो इस नाते आप ओ ब्लड से एक एक एरो निकाल करके तीनों पर छोड़ दीजिए, तो आप ये पाएंगे कि जो चार्ट तैयार हो रहा है वो सेम चार्ट यही होगा जो यहाँ पर बना हुआ है। ए बी को आप यूनिवर्सल रिसीवर मान लीजिए और ओ को यूनिवर्सल डोनर मान लीजिए। जैसे ही आप ऐसा मान करके ये चार्ट बनाएंगे तो बिल्कुल हूबहू ऐसा ही बनेगा। तो ये कुछ जानकारी रही आपकी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से रिलेटेड, और आज फ़िलहाल इतना रहने देते हैं। अगले आने वाले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जब हम अपना ब्लड ग्रुप किसी को बताते हैं, कहीं मेंशन करते हैं, किसी रिकॉर्ड में लिखते हैं, तो हम उसके साथ साथ लिखते हैं ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव। तो ये पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, और इस तरह से जुड़ी जितनी भी जानकारियाँ होती हैं ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होंगे जो पिछले प्रीवियस ईयर्स में आए हुए होंगे। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।